हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक हमने एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, है ना। लास्ट टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप मतलब समझते हो, 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का जो भी होता है, लेंदी क्वेश्चन होता है और बहुत ही आसान है, इजी एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो हम जो यूज़ करेंगे, मैट्रिक्स मेथड यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स मेथड बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तुम मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड गॉस जॉर्डन मेथड होता है नाम उसका, और डिटर्मिनेंट मेथड का उसका क्रेमर्स रूल नाम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल गॉस जॉर्डन मेथड डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स मेथड। ओके, क्या है ये मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है? तो पहले सबसे पहले, इससे पहले कि आगे बढ़ें, दो टर्म यहाँ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट, एक सेकेंड रुको, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और दूसरा इनकंसिस्टेंट। तो पहले कंसिस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने लिखा इसका डेफिनेशन, अ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is said to be consistent, is said to be consistent if it has one or more solutions। सॉल्यूशन बोलते हैं सीधा। अगर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। देखो, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का 3 टाइप का ही सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, 3 टाइप का ही सॉल्यूशन होता है। या तो नो सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक। तो अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और दूसरा क्या है? इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट में क्या हुआ? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट if it has no solution। अगर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब चलो हम 2 वेरिएबल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, एडवांस में। बोर्ड में थोड़ा कम चांस है इसके पूछने का। 2 वेरिएबल्स की पहले बात कर लेते हैं। तो मान लो 2 इक्वेशन है तुम्हारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का दोनों क्या है? दीज बोथ रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सीधी रेखा। तो इसके बारे में ऑलरेडी क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बता देता हूं। तो इसमें पहला केस 1, यूनिक सॉल्यूशन।
मैंने जैसा आप लोग को बताया 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये 2 सॉल्यूशन है ना, अच्छा 2 इक्वेशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वैसा वैल्यू ऑफ एक्स और वाई जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग बोथ दिस इक्वेशंस। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है तब अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों लाइन एग्जैक्ट एक पॉइंट पे कट करेगा। ये मान लो लाइन L1 है और ये मान लो लाइन L2 है, तो इसका मतलब हुआ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ लाइंस विल कट एट अ पॉइंट, ठीक है। और वो जो पॉइंट आएगा, जो भी वो पॉइंट आएगा, मान लो अल्फा कॉमा बीटा आया, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा। बेसिकली ये अल्फा कॉमा बीटा जो कोऑर्डिनेट आएगा L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया। पहला केस है यूनिक सॉल्यूशन। केस नंबर 2, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा, तो होगा क्या, बेसिकली दोनों L1 और L2 दोनों कोइंसिडेंट हो जाएगा, एक के ऊपर एक, मतलब L1 भी यही है, L2 भी यही है, समझ रहे हो। अगर एक लाइन के ऊपर एक दूसरा लाइन चढ़ जाए तो वो दोनों कितनी बार कट करेगा, इनफाइनाइट बार कट करेगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का वो होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सिंपल सा चीज़ है, अगर हमने 2 लाइन लिखा x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसी लाइन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 10y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कोई भी बच्चा बता देगा ये लाइन और ये लाइन सेम ही लाइन लिखा हुआ है, क्यों, इसमें से 5 कॉमन लेके उड़ा दो तो सेम लाइन है। तो सेम लाइन का मतलब एक ही लाइन होगा ना, मतलब मैं अगर बोलूँ 2 लाइन तो मैं बोलूँगा ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर गया, कोइंसिडेंट लाइन्स है। तो इसीलिए क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उस टाइम पे जो रेशियो है देखो 1/5 इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 3/15, ये तीनों रेशियो क्या होगा, बराबर है, देख लो। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। एक केस और बच रहा है, ठीक है, लेट मी ऐड सम पेजेस। ओके, तो एक केस और बच रहा है, कौन सा, हमने यूनिक सॉल्यूशन देख लिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देख लिया, अब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का जैसे ही नाम आए तो इसका क्या मतलब हो गया, इनकंसिस्टेंट। हमने पहले ही तुम्हें बताया कि कंसिस्टेंट का मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, जैसे मान लो एक लाइन ये है और इसके दूसरा लाइन इसके पैरेलल हो जाए, क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगा, आंसर मिला नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या सॉल्यूशन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो कंडीशन क्या होता है नो सॉल्यूशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन होगा नो सॉल्यूशन का, अरे यार क्या हो जाता है, एक सेकंड रुको, स्क्रैच आ गया है ना स्क्रीन पे, उसकी वजह से, ओके कोई नहीं। तो इसका जो कंडीशन है वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी ये तो यूनिक का कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान से सुनना, अगर तीनों रेशियो बराबर हो जाता फिर वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो फिर वो नो सॉल्यूशन होगा, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स
आर पैरेलल, ठीक है, दोनों लाइंस जो है पैरेलल हो जाएगा, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। जैसे अगर मैंने एक लाइन लिखा x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन मैंने लिखा 4x प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तुम देख सकते हो m1 इज इक्वल टू क्या है, m2 है दोनों लाइंस का। चलो छोड़ो इसको, जाने दो। रेशियो देखो ना, 1/4 फिर 2/8 यानी 1/4 और 9/11, तो 1/4 इज इक्वल टू 2/8 इज नॉट इक्वल टू 9/11, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जिसकी वजह से नो सॉल्यूशन। तो टोटल 3 ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन। अब एक बार आईआईटी में क्या क्वेश्चन आ गया था, तो पूछा था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 लाइंस का या 2 प्लेन्स का एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली 2 बार कट करेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो वो एक बार कट करेगा यूनिक सॉल्यूशन, या तो वो इनफाइनाइट बार कट करेगा एक के ऊपर एक, या फिर कट ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली 2 बार कभी भी कट नहीं कर सकता। तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन अगर बोला तो मतलब गड़बड़ है। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक से ज़्यादा है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा, ये ठीक है। चलो, तो ये हमने डिस्कस किया 2 वेरिएबल्स के लिए। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं फॉर 3 वेरिएबल्स, और बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी, ठीक है। अब 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन लिखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखो। ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ध्यान से सुनना एक चीज़ और, यहाँ पे अगर d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0 हो जाए, ये जो तीनों कांस्टेंट है, माने एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट है, और ये d1 d2 d3 ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट तीनों 0 हो जाए, कांस्टेंट ना रहे किसी भी इक्वेशन में, ध्यान दो ना, मतलब मान लो शुरू के 2 इक्वेशन में कांस्टेंट 0 हो लेकिन तीसरे में रहे, तो उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तीनों 0 होना चाहिए। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में नॉन होमोजेनियस बोलते हैं। कहानी समझ रहे हो, नॉन होमोजेनियस बोलते हैं, ठीक, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम नॉन होमोजेनियस के लिए पढ़ रहे हैं, होमोजेनियस वाला बेसिकली क्रैमर्स रूल में पढ़ाया जाएगा, हम नॉन होमोजेनियस के लिए पढ़ रहे हैं। फॉर नॉन होमोजेनियस, हम नॉन होमोजेनियस के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो हमने एक मैट्रिक्स माना, लेट A इज इक्वल टू, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं 3 इक्वेशंस को, ठीक है, नॉन होमोजेनियस वाले को। तो A मान लो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, A1 B1 C1, तो इस मैट्रिक्स का पहला रो होगा A1 B1 C1, दूसरा रो क्या होगा A2 B2 C2, तीसरा रो क्या होगा A3 B3 C3, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक दूसरा मैट्रिक्स मानो X, वो हो गया X Y Z, है ना, एक कॉलम मैट्रिक्स तुमने मान लिया X Y Z, और B एक अगेन कॉलम मैट्रिक्स मानो D1 D2 D3। क्या क्या किए समझ गए, पहले कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाओ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर एक कॉलम मैट्रिक्स बनाओ एक्स वाई जेड, और फिर बी एक दूसरा मैट्रिक्स बनाओ जो कि कांस्टेंट से बनेगा D1 D2 D3। देन
above system of equations, above system of equations can be written as, फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ध्यान दो, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं कैसे, a लिखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी की जगह पे d1 d2 d3। अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, है ना, देखो तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z और बराबर करोगे d1 मैट्रिक्स का इक्वलिटी यूज करके, तो पहला इक्वेशन आएगा। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो वो जो तीन ऊपर में इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी। ध्यान से सुनना, ax इज इक्वल टू बी, ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। a क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या होगा एक्स वाई जेड, और b क्या होगा, कांस्टेंट का यूज करके बनाओगे। ठीक है, अच्छा नाउ तुम्हारे पास ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी। तुम्हें क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड x। भाई ये काम तुम पहले कर चुके हो, ax इज इक्वल टू बी टाइप का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं कहां पे, देखो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ax इज इक्वल टू बी को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ यहाँ देखो एक्स ए इज इक्वल टू बी आया था पहले, यहाँ पे हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो इसको ए बोला इसको बी बोला, एक्स ए इज इक्वल टू बी, यहाँ से फिर एक्स निकाले थे। तो सेम उसी मैनर में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले के लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इफ डिटर्मिनेंट ए, है ना, यहाँ लिखता ही नहीं हूँ, छोड़ो, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका ये मतलब हुआ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर इसका मतलब हुआ ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स के साथ, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये हमने क्या किया, प्री मल्टीप्लिकेशन किया ए इनवर्स के साथ। अब बताओ ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा, आई, तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब आई इंटू एक्स क्या होगा, एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ए इनवर्स इंटू बी। अच्छा, तो यहाँ से तो डायरेक्टली एक्स वाई जेड आ जाएगा, ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक्स वाई जेड आ जाएगा। लेकिन ये तुम तभी यूज कर पाओगे ना जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो केस वन बन गया, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have a unique solution। और वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब यूनिक सॉल्यूशन ही क्यों होगा, वो इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा रखा है ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। तो ए इनवर्स यूनिक है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ तो एक यूनिक मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब एक्स वाई जेड का यूनिक वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, और वो वैल्यू होगा कुछ ना कुछ। तो एक कंडीशन पहला यही बन गया, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, फिर बोला कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़, है ना, 4 ऑप्शन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालो ए का, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, आंख बंद करके क्या मारोगे, यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 ही आए। अगर डिटर्मिनेंट ए इंटू बी सॉरी अगर डिटर्मिनेंट ए तुम्हारा 0 आ जाए, इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, देन तब क्या करते हैं, आगे का मेथड देखो। फिर आपको कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। ये आपको कैलकुलेट तभी करना है, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना, जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, आप कैलकुलेट करो एडजॉइंट ए इंटू बी। अब ये एडजॉइंट ए इंटू बी का दो केस पॉसिबल है ना। या तो ये एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आएगा, या तो ये एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा। दो केस बनाना, एडजॉइंट ए इंटू बी क्या होगा, या तो नल मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर ये नल मैट्रिक्स हो गया एडजॉइंट ए इंटू बी, तो उस केस में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी उस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अपने पास 3 केस बना। अगर डिटर्मिनेंट ए बराबर माने नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो और एडजॉइंट ए इंटू बी ये भी नल मैट्रिक्स हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 हो किंतु एडजॉइंट ए इंटू बी ये नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, बस इतना ही है कहानी, इतना ही है कहानी। चलो अब एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं। क्वेश्चन बोला, यूज मैट्रिक्स मेथड टू शो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 5y is equal to 7 and 6x plus 15y is equal to 13 is inconsistent। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, ये हमको प्रूव करना है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, है ना। ये तो 2 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, याद करो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तुम एक बार निकाल के देखो, 2/6 फिर b1/b2 क्या होगा, 5/15 और 7/13। तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन मेरे को करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, तब तो सीधा सीधा एक लाइन में हमने वेरीफाई कर लिया, नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि आप मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करें, उसके बाद बताएं, आप प्रूव करें ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है भाई, तो चलो ये तो हमने वेरीफाई कर लिया कि सच बोल रहा है क्वेश्चन। अब उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे प्रूव करें, बिल्कुल सेम तरीका, जिस तरीके से आपने 3/3 में किया है वैसे ही करेंगे। देखो, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 13। ए बनाओ कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 5, 6, 15। बी बनाओ, सॉरी एक्स बनाओ, पहले एक्स बनाओ। अब यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है, तो मैट्रिक्स एक्स वाई, फिर बी बनाओ कांस्टेंट से 7, 13। ठीक है, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालोगे 15 टू जा 30 माइनस 30, अरे भाई ये तो जीरो आ गया। ओके, अगर ये जीरो नहीं आता फिर क्या होता, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन होता, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, परंतु ये तो जीरो आ चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब सारा का सारा खेल डिपेंड करता है एडजॉइंट ए इंटू बी पर। अगर तो ये एडजॉइंट ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, नो सॉल्यूशन। नाउ एडजॉइंट ए लिखो, एडजॉइंट ए तरीका मैंने बता रखा है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, बाकी दोनों का साइन चेंज करो। अगेन नॉट टू बी यूज्ड इन बोर्ड एग्जाम, नहीं करना है यूज इस मेथड का। तो अब निकालो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो, तो ये हो गया 15 माइनस 5 माइनस 6 2 इंटू बी कितना है, बी है 7 13। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, 15 7 105 माइनस 65 और माइनस 42 प्लस 26। तो क्या ये 0 0 आया क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अच्छा, देयरफॉर एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, है ना। हेंस वी कैन से दैट, हेंस given system of equations is inconsistent, इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब नो सॉल्यूशन हुआ उसका। ठीक है, अब उसके बाद चलो और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, show that टू एक्स प्लस 5y is equal to 1, 3x plus 2y is equal to 7 is a consistent system of equation and also find its solution यूजिंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिक्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। चलो ए मान लो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना होगा, 2 5 3 2, एक्स मान लो एक्स वाई दो ही वेरिएबल है ना, और बी मान लो कांस्टेंट यानी 1 7। नाउ आप मेरे को डिटर्मिनेंट ए बताओ, वो कितना हो जाएगा, 2 2 4 माइनस 15 यानी माइनस 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ है ना, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, तुम लोग लिखना। नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, प्री मल्टीप्लीकेशन किया है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, a इनवर्स b आ गया। मतलब x निकालने के लिए अपने को a इनवर्स इंटू बी निकालना पड़ेगा। नाउ एडजॉइंट a कितना है बताओ, एक लाइन में लिखो, 2 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है, एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट ए कितना है, माइनस 11, है ना। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा फिर, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी माइनस 1 बाई 11, 2 माइनस 5 माइनस 3 2। नाउ x का वैल्यू है a इनवर्स इंटू बी, तो a इनवर्स रखो यहाँ, माइनस 1 बाई 11, 2 माइनस 5 माइनस 3 2 इंटू बी, बी कितना है भाई,
बी है 1 7, बिल्कुल कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म से बनाया है 1 7। मल्टीप्लिकेशन निकालो, -1/11, देखो 2 1 जा 2, 2 माइनस 35 माइनस 33, फिर -3 + 14 11, और -1/11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 - 1। तो ये जो x आया है, x मैट्रिक्स, वो क्या आया है 3 - 1। x मैट्रिक्स क्या है अपना, x और y है, दिस इज इक्वल टू 3 - 1। कंपेयरिंग करो, कंपेयर करो, कंपेयरिंग, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। ये सॉल्यूशन हो गया। बेसिकली ये तो तुम लोग सॉल्व करना जानते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लास 10th में ही सिखाया गया होगा। सॉल्व करके देखो, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया। आंसर सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, रखो इसमें 3 और -1 इसमें डालो, तो 2 3 या 6, 6 - 5 1, 1 इज इक्वल टू 1, सही है। दूसरे में डालो, 3 3 या 9, 9 - 2 7, 7 इज इक्वल टू 7, ये भी सही है, ये ठीक है। तो बस हमने प्रूव कर दिया कंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। एग्जैक्टली सेम पैटर्न में 3 वेरिएबल्स वाला भी सॉल्व करते हैं, तो वैसा क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।